हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं धर्मेंद्र प्रजापति और एसएमपीडी इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी जो भी वीडियो हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे ताकि आप उसे देख करके उसका यूटिलाइजेशन कर सके। पिछले क्लास में मैं आपको क्लास 10 की बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस जो था वो पढ़ाया हुआ था, जो कि एक बड़ा चैप्टर है और एक दिन में कवर नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं। तो उस लाइफ प्रोसेस चैप्टर का जो अगला पार्ट है वो मैं आज लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने, और आज हम एक बार फिर से बात करेंगे लाइफ प्रोसेस के रिमेनिंग पार्ट्स में और जो टॉपिक्स हैं उनकी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइजेशन की, कि डाइजेशन क्या है। न्यूट्रिशन प्रोसेस के अंतर्गत डाइजेशन जो है वह एक स्टेप होता है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि डाइजेशन क्या है, ये कितने तरीके से होता है, और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स की भी आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डाइजेशन की। डाइजेशन क्या है? तो स्टूडेंट्स, डाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपने मोनोमर्स में, अपने सिंपल मॉलिक्यूल्स में, अपने छोटे छोटे अणुओं में ब्रेक हो जाते हैं। जी हाँ, जो भी फूड पार्टिकल्स हम लोग खाते हैं वो पहले तो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनकी साइज जो होती है वो लार्ज होती है, और साथ ही साथ ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो इस तरीके का जो फूड पार्टिकल्स है वो हम लोगों के बॉडी में यूज कैसे होगा? तो हमारी बॉडी सबसे पहले इन फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करती है। जी हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि किस तरीके से होलोजोइक एनिमल्स जो होते हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में कोई भी हायर कैटेगरी का जो एनिमल्स है वो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स के डाइजेशन से अपना न्यूट्रिशन करता है। तो आज हम लोग यही बात कर रहे हैं कि आखिरकार ये डाइजेशन है क्या। तो डाइजेशन यानी कि द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल्स इनटू देयर सिंपलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। जैसे जो भी फूड पार्टिकल्स हम लोग खाते हैं ये कहीं ना कहीं साइज में जो होते हैं वो बड़े होते हैं या डिफरेंट साइज के होते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे बॉडी में जाने के बाद किसी न किसी तरीके से छोटे छोटे अणुओं में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये जो टूटने का प्रोसेस है कि हायर जो लार्ज साइज के जो मॉलिक्यूल्स है उनसे जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बने या उनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बने, इन्हीं प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन हम लोगों के बॉडी में टू टाइप से होता है। फर्स्ट इज द फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन, फिजिकल डाइजेशन में क्या होगा कि द कन्वर्जन ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल्स जो है वो एक फिजिकली प्रोसेस के थ्रू अपने मोनोमर्स में, अपने सिंपल यूनिट में ब्रेक होगा। जी हाँ, जब फूड पार्टिकल्स किसी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अपने छोटे छोटे अणुओं में, अपने मोनोमर्स में कन्वर्ट होते हैं, टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, तो इस तरीके का जो डाइजेशन होता है उसे हम लोग फिजिकल डाइजेशन बोलते हैं। फिजिकल डाइजेशन लाइक एज बकल कैविटी में जब हम लोग फूड पार्टिकल्स को च्यूइंग करते हैं, सबसे पहले हम लोग भोजन को जब इंजेक्शन करते हैं तो अपने बकल कैविटी में लेकर के अपने दांतों से हम लोग उस फूड पार्टिकल्स को चबाते हैं। जब हम लोग भोजन को चबाते हैं या च्यूइंग करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में ये जो कॉम्प्लेक्स या कह सकते हैं जो लार्ज साइज के फूड पार्टिकल्स हैं वो हमारे दांतों से कट करके, टूट करके अपने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होते हैं। तो इस तरीके का जो डाइजेशन है वो फिजिकल डाइजेशन के अंतर्गत आता है। यानी हम कह सकते हैं कि डाइजेशन की एक ऐसी प्रक्रिया जो फिजिकल प्रोसेस के थ्रू होती है उसे हम लोग फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। जैसे च्यूइंग था, साथ ही साथ हम लोगों के एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जिसमें बहुत सारे फूड पार्टिकल्स जो है वो एक नैरो पाइप्स में, हम लोगों का एलिमेंट्री कैनाल जो है वो काफी एक पतला नली की तरह
पाइप या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें जब बहुत सारे फूड पार्टिकल्स एक साथ क्राउड होकर के चलते हैं तो ये आपस में टकराते हैं और इनके कोलिजन से भी फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाते हैं। तो ये एक फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हुआ, इसलिए इसे हम लोग फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन का जो दूसरा टाइप्स है वह है केमिकल डाइजेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है केमिकल, दैट मीन्स यहाँ पे केमिकल इन्वॉल्व होगा। केमिकल का मतलब है कि यहाँ पर डाइजेस्टिव जूस एंजाइम, डाइजेस्टिव जूस इन्वॉल्व होंगे, साथ ही साथ उसमें पाए जाने वाले जो एंजाइम्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे और इनके इन्वॉल्वमेंट से डाइजेशन होगा। यानी कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स जो है वो अपने मोनोमर्स में टूटेंगे विद द हेल्प ऑफ केमिकल जूस या केमिकल एंजाइम्स। ओके, तो बात फिर से हम समझ लेते हैं कि केमिकल डाइजेशन क्या है। केमिकल डाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फूड मॉलिक्यूल्स जो है वो केमिकली या कह सकते हैं केमिकल प्रोसेस के थ्रू अपने मोनोमर्स में ब्रेक होते हैं। यहाँ पर हम लोगों के बॉडी में बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मिलेंगे जिनसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं। उन एंजाइम्स के प्रेजेंस में फूड मटेरियल जो होता है वो अपने सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होता है। तो यह प्रक्रिया जो होता है उसको हम लोग केमिकल डाइजेशन बोलते हैं। तो ये रहा आपका फिजिकल और केमिकल डाइजेशन। तो हम लोग बात कर रहे थे कि डाइजेशन क्या है और डाइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो डाइजेशन 2 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल डाइजेशन दैट मींस डाइजेशन ऑफ फूड बाय द फिजिकल प्रोसेस एंड द केमिकल डाइजेशन यानी कि डाइजेशन ऑफ फूड बाय द केमिकल प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। तो ह्यूमन बीइंग्स में जनरली सभी एनिमल्स में डाइजेशन की प्रोसेस होती है, जो भी हायर कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं, बट अभी हम लोग ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीटली कई ऑर्गन्स का एक कॉम्बिनेशन ऑर्गन सिस्टम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी डाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले वो सभी ऑर्गन्स मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है या कह सकते हैं कि 2 चीजों से मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट होता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 भाग हैं या 2 पार्ट हैं या 2 चीजें मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्री कैनाल एंड द सेकेंड इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड और एलिमेंट्री कैनाल ये दोनों मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग बात करने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल की। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल, उसकी हम लोग बात करेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, ये कहां पाया जाता है और इसके कौन कौन से पार्ट हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है, एलिमेंट्री कैनाल इट इज अबाउट 9 मीटर लॉन्ग। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो लगभग 9 मीटर लंबा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। जी हाँ, 9 मीटर लंबा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है विच इज फाउंड इन आवर जनरली एब्डोमिनल कैविटी। मोस्ट पार्ट इसका जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, हालांकि थोरेसिक कैविटी और माउथ से भी स्टार्ट होता है। तो हम लोग बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल, ये एक 9 मीटर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है विच स्टार्ट विथ माउथ, जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, माउथ से, एंड एंड विथ एनस। ये माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे जाकर के एंड हो जाता है, लास्ट हो जाता है। तो माउथ से एनस तक का जो पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल विच इज अबाउट 9 मीटर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होता है। और इसमें इतने पार्ट्स होते हैं। अगर पार्ट्स की बात करें कि एलिमेंट्री कैनाल में कितने पार्ट्स हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल में जनरली ये 7 पार्ट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है माउथ, सेकेंड पार्ट बकल कैविटी, थर्ड इज द फेरिंग्स, फोर्थ इसोफेगस, फिफ्थ नंबर पे है स्टमक, 6th नंबर पे इंटेस्टाइन एंड द लास्ट वन इज द एनस। तो हमने देखा कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है जो एक ट्यूबुलर फॉर्म में पाया जाता है और ये अबाउट 9 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर हम लोगों के बॉडी के अंदर पाया जा रहा है और ये माउथ से स्टार्ट होकर के एनस पे समाप्त हो जाता है, एंड हो जाता है, जिसमें ये 7 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे फर्स्ट है माउथ,
बकल कैविटी, देन फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड एनस। तो आइए जानते हैं कि ये जो 7 पार्ट्स हम लोगों के एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है वो कहां पे हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, और उनके भी अगर कोई पार्ट्स हैं तो उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज माउथ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बाय विच वी इनटेक फूड। यानी हम लोगों के एलिमेंट्री कैनाल का वो पहला भाग जहां से हम लोग फूड को इनटेक करते हैं, दैट इज द माउथ। जैसे किसी कमरे में दरवाजा होता है, डोर लगा होता है, उसी डोर के माध्यम से हम लोग उस रूम में क्या करते हैं, कमरे में इंटर करते हैं। उसी तरीके से फूड मटेरियल्स हम लोगों के बॉडी में जिस प्लेस से, जिस दरवाजे से, जिस डोर से इंटर करेंगे, दैट इज द माउथ। माउथ के अंदर ये बकल कैविटी, ये सभी चीजें जो है वो अलग है। माउथ का मतलब होता है ये ओपनिंग, ऐसे शीशे के सामने खड़े होकर के आप जब अपने माउथ को ऐसे ओपन करेंगे, ये जो ओपनिंग है बस वही माउथ है। जैसे ही माउथ के अंदर जाते हैं हम लोग सेकंड पार्ट में पहुंच जाते हैं जिसका नाम है बकल कैविटी। बकल कैविटी इज द सेकंड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। माउथ की ओपनिंग जो है वो बकल कैविटी में ही ओपन होती है, ये हो जाता है बकल कैविटी। बकल कैविटी में जॉ प्रेजेंट होते हैं, उन जॉ पे टीथ होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर बेस में इसके टंग होता है। सबका अलग अलग फंक्शन है, सब डाइजेशन में हेल्प करते हैं। टंग है वो भी फूड पार्टिकल्स को हेल्प करता है च्यूइंग में, साथ ही साथ हम लोगों को क्लियरली बोलने में, स्पीकिंग में भी जो होता है टंग हेल्प करता है। सैलिवरी ग्लैंड से वहां पे सलाइवा रिलीज होती है, तमाम चीजें जो होती है वो बकल कैविटी में होती हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है वो एक स्मॉल ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल एंड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जो कि बकल कैविटी के जस्ट बिहाइंड प्रेजेंट होता है। बकल कैविटी एक ऐसा प्लेस है, फेरिंग्स एक ऐसा प्लेस है जहां पर बकल कैविटी से फूड आता है और साथ ही साथ उसके ठीक ऊपर ये जो नोज वाली पाइप होती है ये जाकर के दोनों एक प्लेस पे अटैच होते हैं। अगर आप डायग्राम के थ्रू देखें, ये इस तरीके की पाइप जो कि नोज से एयर को ले जा रही है और बाकी ये माउथ से फूड को ले जाने वाली पाइप है। आप दो अलग अलग ट्यूब को अलग अलग तरीके समझते सकते हैं कि ये आपका विंड पाइप है जो आपके नॉस्ट्रिल नोज से होता हुआ एयर को आपके लंग्स में ले जाता है। साथ ही साथ ये फूड पाइप है जो बकल कैविटी से फूड को आपके रिमेनिंग पार्ट लाइक जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन में ले जाता है। जैसे ये हम लोगों के गले में कि यहाँ पहुंचता है, यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिड, ग्लॉटिस बोलते हैं। यहाँ पर एक मसल्स का छोटा सा स्ट्रक्चर जो होता है वो लटका होता है जिसे बोलते हैं एपीग्लॉटिस। ये स्ट्रक्चर कुछ बॉडी को फंक्शनल तरीके से बनाया गया है या कह सकते हैं कि नेचुरली बना हुआ है। यह करता क्या है कि कभी कभी जब हम लोगों का किसी भी रीजन से जैसे सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, ऐसे केस में हम लोगों का नोज जो है ब्लॉक हो जाता है। सबका होता है, कभी न कभी हम लोग जब बीमार पड़ते हैं, सर्दी जुकाम होता है तो जनरली करके हम लोगों के नोज जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और हम लोगों को ब्रीथिंग करने में काफी डिफिकल्टी होती है। क्योंकि हम लोगों को ऑक्सीजन जो है वो हमेशा चाहिए होगा, इसलिए ऑक्सीजन की सप्लाई रुके ना, इसके लिए हम लोग माउथ से भी ब्रीथिंग कर लेते हैं। तो माउथ से जो जाने वाला एयर होता है वो इस तरीके से जाता है और जैसे ही फेरिंग्स के पास पहुंचता है ये फेरिंग्स से अपने वाले रूट में यह चला जाता है। तो इस तरीके से ये एक तरह से जैसे सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग होता है उसी तरीके से जो विंड पाइप है और फुट पाइप है उसके बीच में एक जेब्रा क्रॉसिंग है जहां उसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है वो है इसोफेगस। इसोफेगस को ही जनरली हम लोग फूड पाइप के नाम से जानते हैं। फूड पाइप यानी कि इसोफेगस ये एक नैरो एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, बस एक पतली सी नली होती है जिसे हम लोग इसोफेगस बोलते हैं। इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 25 सेंटीमीटर लंबा एक पतली सी नली होती है जिसको हम लोग इसोफेगस बोलते हैं। इसोफेगस अपने आगे जाकर के स्टमक में ओपन हो जाती है, इसके आगे का जो पार्ट होगा वो स्टमक होगा। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या है, स्टमक। स्टमक जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है।
एलिमेंट्री कैनाल में सबसे चौड़ा भाग अगर हम लोग बात करें दैट इज द स्टमक, जिसमें 3 भाग होते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं कार्डियक, फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कार्डियक, सेकेंड इज द फंडस या फंडिक, एंड थर्ड इज पाइलोरी। ये 3 पार्ट जो हैं वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में हैं, सॉरी स्टमक में है। और ये हमारा स्टमक भी जो है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसोफेगस की लंबाई भी लगभग 25 सेंटीमीटर और साथ ही साथ स्टमक की लंबाई भी 25 सेंटीमीटर होती है, जिसमें कार्डियक, फंडस और पाइलोरी 3 पार्ट होते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो है इसे जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेकेंड वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम ही स्मॉल है, बट इसकी लेंथ जो होती है वो लार्ज होती है, यानी ये साइज में जो है कह सकते हैं लेंथ में जो होती है बड़ी होती है। इट इज अबाउट 6 to 6.5 मीटर लॉन्ग। ये लगभग 6 से 6.5 मीटर लंबी नली होती है, बट ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो आपस में कई बार फोल्ड होते हैं, जिसके वजह से ये लेस स्पेस ऑक्युपाइज करते हैं, ये कम स्थान छेकते हैं, कम स्थान घेरते हैं, जिसके वजह से इनका नाम रखा गया है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट होते हैं। पहले का नाम है डुओडेनम। डुओडेनम जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब डाइजेशन की प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से डाइजेशन की फिजियोलॉजी होती है, वहां पर ये आपको मिलेगा और अपना इंपॉर्टेंस शो करेगा। तो डुओडेनम जो है इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकेंड जो है वो है जेजुनम एंड थर्ड इज द इलियम। तो इस तरीके से आपने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो इंटेस्टाइन का पार्ट है, जो कि होता काफी बड़ा है लेकिन कम स्पेस ऑक्युपाइज करने की वजह से इसका नाम रखा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 6 से 6.5 मीटर लंबा होता है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। और जो दूसरा इंटेस्टाइन का पार्ट है दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। इन द कंक्लूजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज सो शार्प। अगर इसकी तुलना में देखें तो काफी छोटा है, बट लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये ट्यूब जो होते हैं थोड़े मोटे होते हैं, जो कि फैले होते हैं और साथ साथ ज्यादा स्पेस जो होते हैं वो ऑक्युपाइज करते हैं। इसकी वजह से इसका नाम रखा गया है लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये भी 3 पार्ट से बने होते हैं। दैट मींस इसमें भी 3 पार्ट्स हैं। पहला जो है वह है सीकम, सेकेंड जो है वह है कोलन और थर्ड जो है वह है रेक्टम। इस तरीके से आपने देखा कि पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो था वो किस तरीके का था। एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, विच इज अबाउट 9 मीटर लॉन्ग एंड स्टार्ट विथ माउथ एंड एंड विथ एनस। तो इसमें जो पार्ट थे वो माउथ था, वोकल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट वन जो होता है इसको हम लोग एनस बोलते हैं। ये लास्ट ओपनिंग होता है जहां से हम लोग इजेशन करते हैं। जो अनडाइजेस्टेड या वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं फूड के वो बच जाते हैं, उसको हम लोग एनस के थ्रू रिलीज कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये आपके सामने था एलिमेंट्री कैनाल और उसके पार्ट, उनमें कौन कौन से पार्ट होते हैं इसकी हम लोग बात किए। सेकेंड जो है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड का, कि डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है, क्योंकि बिना डाइजेस्टिव ग्लैंड के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट ही नहीं होगा। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे बॉडी में पाए जाने वाले ऐसे ग्लैंड हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हम आपको जनरली बता दें कि ग्लैंड्स होते क्या हैं। ग्लैंड्स हम लोगों के बॉडी के कोई भी पार्ट्स, कोई भी सेल, टिश्यू या बॉडी ऑर्गन्स हो सकते हैं। जी हाँ, ध्यान से समझिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो ग्लैंड्स हम लोगों को बॉडी का कोई भी सेल या बॉडी का कोई भी टिश्यू या कह सकते हैं ऑर्गन या बॉडी पार्ट्स, कुछ भी हम लोगों की बॉडी का कोई भी सेल, टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी पार्ट जिससे केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है, सिक्रेट होता है, तो उसे हम लोग ग्लैंड्स का नाम देते हैं कि ये ग्लैंड्स है। ग्लैंड्स जनरली हम लोगों के बॉडी में 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन
ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड से जनरली हार्मोन सिक्रेट होते हैं। क्या सिक्रेट होते हैं? हार्मोन्स। और दूसरे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड से एंजाइम्स सिक्रेट होते हैं। तो जिनसे एंजाइम्स रिलीज होते हैं उन्हें हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड, और जिनसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। ये हमारा यहाँ का टॉपिक नहीं है, इसलिए इसको हम लोग स्किप करके आगे की ओर चल रहे हैं। एक और थर्ड टाइप का भी ग्लैंड्स आपको मिलता है जो यहाँ पे है पैनक्रियाज। इसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि इससे एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों रिलीज होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उनकी हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसे बहुत सारे ग्लैंड जो कि डाइजेशन की प्रक्रिया में क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उसमें हेल्प करते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। यहाँ पर दो ग्लैंड्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है जिन्हें हमें स्टडी करना है। द फर्स्ट इज द लीवर, जिसे हम लोग यकृत बोलते हैं, और दूसरा जो है वो है पैनक्रियाज, जिसे हिंदी में अगर बोले तो इसे अग्न्याशय के नाम से बोलते हैं। और ये एक पत्ती जैसी स्ट्रक्चर होता है, लिफ लाइक स्ट्रक्चर है, और हमारे स्टमक के पास में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कि लीवर क्या होता है। तो लीवर जो है वो एक मस्कुलर सॉफ्ट पार्ट होता है एंड इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। जी हाँ, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो लीवर होता है, और ये काफी सॉफ्ट और मस्कुलर पार्ट होता है। इट इज अबाउट 1.5 kg इन ह्यूमन बीइंग्स। अगर इंसानों की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो ये लगभग 1.5 किलोग्राम के होते हैं। लीवर का यहाँ पर फंक्शन की बात हम लोग करने वाले हैं। लीवर जो है ये जनरली बाइलोब्ड होते हैं। बाइलोब्ड है, दैट मींस इनकी बॉडी जो होती है, लीवर जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, और ये है हम लोगों के स्टमक के ठीक ऊपर। अगर इसके लोकेशन की बात करें, लोकेशन जो है वो है एबव द स्टमक एंड बिलो द डायफ्राम, बिलो द डायफ्राम। जी हाँ, फिर से हम लोग देखते हैं कि लीवर क्या है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर body and it is a soft and muscular part in our body. It is about 1.5 kg in human beings and it is a bilobed structure which is located above the stomach and below the diaphragm. ठीक है, तो लीवर जो है इससे बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। बाइल जूस लीवर से सिक्रेट होकर के आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल जूस जो है ये लीवर से सिक्रेट होगा। इसके बहुत सारे फंक्शन भी हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, और ये अभी गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा, और जैसे ही डाइजेशन का प्रोसेस होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम पार्ट में ये रिलीज होकर के आएगा। गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होगा, और साथ साथ बाइल डक्ट से ये अपने फंक्शनल एरिया तक, अपने टारगेट सेल्स तक पहुंचेंगे। तो ये हम लोग बात किए लीवर की। अब हम लोग बात करने वाले हैं पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज एक लिफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। जी हाँ, देखने में आपको पत्ती जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, लिफ लाइक स्ट्रक्चर है, लिफ लाइक स्ट्रक्चर, पत्ती जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, विच इज बिलो द स्टमक, स्टमक के ठीक नीचे और इंटेस्टाइन के ठीक ऊपर, इंटेस्टाइन एवं इंटेस्टाइन के ऊपर और स्टमक के नीचे आपको एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाज। अभी हमने बात किया कि पैनक्रियाज को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि पैनक्रियाज से एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों रिलीज होते हैं। पैनक्रियाज से एंजाइम्स और प्लस साथ ही साथ हार्मोन्स दोनों रिलीज होते हैं। एंजाइम्स की बात करें तो पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है जो कि फूड के डाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ इससे इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक का नाम है इंसुलिन और सेकेंड वन इज ग्लूकागॉन। ये दो हार्मोन्स पैनक्रियाज से रिलीज होते हैं। पैनक्रियाज के इंटरनल पार्ट से या कह सकते हैं कि उनका जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वहां से दो तरीके के हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, एक का नाम है इंसुलिन और दूसरे का नाम है
ग्लूकागॉन, और ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करते हैं। इनके फंक्शन की बात करें तो ये ब्लड में शुगर लेवल मेंटेन करते हैं। किसी भी व्यक्ति में जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसे डायबिटीज डिजीज हो जाता है। ये आपने सुना होगा कि शुगर की बीमारी बहुत लोगों को हो जाती है, जिसे डायबिटीज बोलते हैं। तो रीजन यही होता है कि बॉडी में जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो इंसुलिन के कमी के वजह से ब्लड में जो शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है और इसे हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने डाइजेशन और डाइजेशन के टाइप्स पढ़ा, साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हमने पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट थे, एक तो एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल जो कि 7 पार्ट से मिलकर के बना था, वो कौन कौन से पार्ट्स थे, कहां प्रेजेंट थे, इसकी हम लोगों ने बात की। साथ साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड में 2 इंपॉर्टेंट ग्लैंड की आज हम लोग बात किए, एक तो लीवर और दूसरा जो था वो होता है पैनक्रियाज। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इस नॉलेज को ले सकें, इस वीडियो को देख सकें और इससे उन्हें उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और साथ ही साथ ये जो एकेडमिक्स का जो चैप्टर चल रहा हुआ है एनसीईआरटी बेस्ड, उन्हें अगले ईयर के जो एकेडमिक एग्जाम्स हैं उसमें काफी मदद मिलने वाली है। क्योंकि मेहनत तो करते रहना है, क्योंकि अगर सफलता पानी है तो मेहनत डेली करना होगा, कंटिन्यू करना होगा। क्योंकि अगर आपको पानी जमीन से निकालना है, कहते हैं ना कि जमीन के नीचे से अगर पानी निकालना है तो 100 जगहों पर अगर आप एक एक फीट का गड्ढा खोदते हैं तो पानी नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आप एक ही जगह पर 100 फीट गड्ढा खोदते हैं तो डेफिनेटली वाटर वहां पे मिलेगा आपको। इसी तरीके से हमें भी छोटे छोटे गड्ढे या कह सकते हैं छोटे छोटे जो प्रयास हैं वो एक ही जगह करने हैं ताकि हमारी सफलता हमारे पास जरूर आती है। क्योंकि जो सफलता होती है ना वो मेहनत करने वालों की दीवानी होती है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।